नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में आज ओमिक्रॉन के 9 और महाराष्ट्र में 7 केस मिले हैं। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के कुल केसेस अब 21 हो गए हैं। सबसे पहले 2 केस कर्नाटक में मिले थे। इसके बाद गुजरात और दिल्ली में भी एक मामले पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल केस अब 8 हो गए हैं। और राजस्थान में नए मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। ये कौन लोग थे, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। राजस्थान में भी 9 लोगों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो पाया गया है। अब ये पिछले हफ्ते फ्राइडे को ये रिपोर्ट किया गया था कि 9 लोग पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि वो एक परिवार जो साउथ अफ्रीका से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, उनके संपर्क में आए थे। करीब 30 लोग उनके संपर्क में आए थे, जिनमें से 5 पॉजिटिव निकले। और इनमें से वो जो परिवार है वो 4 सदस्य उस परिवार के हैं और 5 अन्य उनके रिश्तेदार हैं। अब इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका कॉन्फर्मेशन आज शाम को मिल गया है। चिकित्सा विभाग ने कंफर्म कर दिया है और उनको सबको आइसोलेशन में RUHS में रखा गया है। जो इनमें एडल्ट्स हैं, इस पूरे 9 लोगों में से सबके डबल डोज लग चुके हैं वैक्सीनेशन के। सिर्फ 3 बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, लेकिन सबकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और अब ये जो 9 लोग पॉजिटिव आए हैं, उससे साफ है कि राजस्थान में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और इसको लेकर अब चिकित्सा विभाग और सतर्क हो गया है। और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शशांक जोशी, जो सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शशांक जोशी समय देने के लिए। इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में पुणे में मामले पाए गए थे और कुल जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के वो 8 हैं। क्या स्थिति है उनकी, क्या जानकारी है इस बारे में? तो धन्यवाद नगमा जी। महाराष्ट्र में जितने मरीज जिनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है, सबको जो तीव्रता है बीमारी की वो माइल्ड है और उनको उनके लक्षण कोई चिंताजनक नहीं है। तो सबको निगरानी में रखा गया है, उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन आइसोलेशन में रखा गया है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जिसको बोलते हैं हम स्पोरेडिक ट्रैवल रिलेटेड केसेस हैं और ये छोटे माइक्रो क्लस्टर्स काफी हद तक पूरे भारत में देखेंगे, पूरा दुनिया में भी देखेंगे। जो इनकमिंग इनबाउंड हमारे जो यात्री आ रहे हैं उनमें ही ये पाया गया है या उनके क्लोज कॉन्टेक्ट्स में पाया गया है। पुणे में हमने देखा कि 4 लोग जो नाइजीरिया से आए थे, उनके 3 क्लोज कॉन्टेक्ट्स को भी ओमिक्रॉन की लागण हुई है और उनको निगरानी में रखा है। सबके सिम्टम माइल्ड है, किसी को भी मॉडरेट या सीवियर डिसीज नहीं है, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हमको आम आदमी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सुरक्षित रहिए, डबल मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, आपका दोनों टीका लगवा लीजिए और भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा केयर लेने की जरूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है और कोविड बिहेवियर और टीकाकरण पे जोर लगाना चाहिए। जी डॉक्टर जोशी, आप सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। इस समय महाराष्ट्र की किस तरह की प्लानिंग रणनीति होगी कोविड से जूझने की, या जो नए संक्रमण नए वेरिएंट है उनसे जूझने की? मैं इसमें पूछ रही हूं कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस एयरपोर्ट पे आने जाने में, भीड़ भाड़ की जगहों पर देखे जा सकेंगे? तो महाराष्ट्र पूर्ण सज्ज है और तैयार है और एयरपोर्ट पे प्रतिबंध लगाए दिए है। सबकी RT-PCR टेस्ट, इन जो हाई रिस्क कंट्री में नहीं है उनको भी वॉलंटरीली बताया गया है कि आप RT-PCR टेस्ट करके घर में क्वारंटाइन 7 दिन रहा तो बेहतर रहेगा। तो इसमें कोई भी 2 बात नहीं है और इसलिए डरने की कोई बात नहीं। दूसरे, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने बता दिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी है कि जो बेड्स लगेंगे क्वारंटाइन के लिए, अस्पताल में बेड लगेंगे, ऑक्सीजन लगेंगे, दवाई लगेंगे, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है।
इसके पहले डेल्टा की तीसरी वेव की एक आशंका थी दिसंबर जनवरी में आने के लिए, ऑलरेडी तैयारी हो चुकी थी। ओमाइक्रॉन की वजह से यह तैयारी डबल कर दी है और वैक्सीनेशन जिनको पहला टीका बिल्कुल नहीं लगा है उनके पीछे डेटाबेस तैयार करके उनका वैक्सीनेशन करने की एक प्रयास कर रहे हैं टीकाकरण की, और जिनका दूसरा डोज डिले हुआ है उनको भी टीका लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जागरूकता भी है, तैयारी भी है और डरने की बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन हमको सबको, आवाम को अपील है कि आपको कोई भी कोविड जैसे सिम्टम हो तो त्वरित जाके आपकी जांच करवाइए और अथॉरिटीज को बताइए, तो हम आपका ख्याल रख सकेंगे। जी, धन्यवाद आपका डॉक्टर शशांक जोशी हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर शशांक जोशी जो सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और राहत की बात ये जिन्होंने जानकारी दी कि अब तक जो जिन लोगों में ये लक्षण देखे गए हैं या जो पॉजिटिव पाए गए हैं ओमाइक्रॉन के, उनमें जो उनकी स्थिति है वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जो इन्फेक्शन है वो काफी माइल्ड है। और इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाए या नहीं। इस सिलसिले में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की कल एक अहम बैठक होनी है, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज देने का फैसला दिया जाए या नहीं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी वैक्सीन को लेकर विचार किया जाएगा। और शनिवार को म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के मोन जिले को ओटिंग गांव में सेना की फायरिंग में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। आतंकवादियों के आने की एक सूचना के आधार पर सेना ने जाल बिछाया था, लेकिन जिस गाड़ी पर सेना की ओर से फायरिंग हुई वो स्थानीय ग्रामीणों की निकली। इस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों के साथ सेना ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें 6 और लोगों की जान गई है। इनमें से एक घायल की मौत आज हुई है। ग्रामीणों के साथ झड़प में सेना के एक जवान की भी मौत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने इस घटना की उच्च स्तरीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच के आदेश दिए हैं। एक पिकअप ट्रक में ग्रामीणों के शव। नागालैंड के मोन जिला में शनिवार को गलत सूचना के आधार पर सेना की फायरिंग में इन लोगों की जान चली गई। आतंकियों की तलाश कर रही सेना की एक यूनिट ने एक सूचना के आधार पर ओटिंग गांव में जाल बिछाया था, लेकिन जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई वो स्थानीय ग्रामीणों की निकली। इस घटना के बाद गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने सेना के जवानों को घेर कर उन पर हमला कर दिया। सेना की कई गाड़ियों को आग लगा दी। हालात काबू से बाहर हुए तो आत्मरक्षा में सेना को फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें 5 और ग्रामीणों की मौत हो गई और सेना के एक जवान को भी जान गंवानी पड़ी। घायल जवानों और ग्रामीणों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के 24 घंटे बाद भी इलाके में काफी तनाव है। रविवार को गुस्साए लोगों ने मोन जिले में असम राइफल्स के एक कैंप पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद सेना ने बयान जारी कर कहा कि इस घटना और इसके बाद हुई घटनाओं पर गहरा अफसोस है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की जान जाने की उच्च स्तर पर जांच चल रही है और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सेना की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। हमले से पहले उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि नागालैंड के ओटिंग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। जिन परिवार ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल एसआईटी इस मामले की गहनता से जांच करेगी, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस घटना के बाद तनाव को देखते हुए मोन जिले में एसएमएस और 3G सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दी है। सेना, पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसर सोमवार को कोहिमा पहुंच रहे हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उनको अंतिम विदाई देने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे, जिनमें पत्रकारिता से जुड़े लोगों के अलावा सियासी और आम लोग भी शामिल थे। कुछ वक्त पहले विनोद दुआ और उनकी पत्नी को कोविड हुआ था। दोनों अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। तब से विनोद दुआ के सेहत
ठीक नहीं चल रही थी। एनडीटीवी से विनोद दुआ का पुराना नाता रहा है। एनडीटीवी पर उन्होंने खबरदार इंडिया, विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम किए। उन्होंने चुनावी विश्लेषण को भी एक नया तेवर दिया। विनोद दुआ की पहचान एक निडर पत्रकार की रही। सख्त सवाल पूछने के लिए वो जाने जाते थे।